शादी के 2 माह बाद मेरा शोहर परदेस चला गया। 10 साल गुजर गए, इसकी कोई खबर ना आई। आखिरकार मेरे माँ बाप ने मौलवी से फतवा लेकर मेरा दूसरा निकाह कर दिया। शादी के चंद माह बाद ही मेरा शोहर मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले गया, जहाँ इसका अपना होटल था। पहले दिन होटल का स्टाफ मुबारकबाद देने आया तो मेरी नज़र एक शख्स पर जम गई, क्योंकि वो तो मेरा पहला। मैं परेशान से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। सुबह से ही मेरे घर में एक अजीब हंगामा बरपा था। कभी अम्मी चलाती, कभी भाभी, तो कभी भाई। भाभा बिल्कुल खामोश थे। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आज मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को मार लूं, इस दुनिया से दूर भाग जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे मालूम था कि खुदकुशी हराम है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो मुझे गुनहगार साबित करे। चंद लम्हे मजीद गुजर गए थे जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर बाबा अंदर दाखिल हुए थे। इन्हें देखते ही मैं फ़ौरन दुपट्टा सर पर जमाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो मेरे करीब आए थे और मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, कलसूम, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बातें बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही होंगी। आज जो घर में तमाशा हो रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, मैं बाप हूँ, मगर इसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं मज़ीद तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकता। आज मुझे फ़ैसला लेना ही होगा। 10 साल हो गए हैं तुम्हें ये सब बर्दाश्त करते हुए। एक जानवर के साथ भी ऐसा सलूक किया जाए तो वो भी ताकत का शिकार हो जाता है। तुम फिर इंसान हो, तुम कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेती हो? पापा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बेइख्तियार इनके सीने से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी सहरा में मुझे छाँव मिल गई हो। बाबा का महज इतना कह देना मेरे चलते सीने की पर फुहार की मान था। वो मुझे लेकर एक तरफ बैठ गए थे और मेरे दोनों हाथों को थामते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरती है। हर लड़की का अरमान होता है इसका निकाह हो जाए तो वो अपने घर चली जाए, अपने शोहर के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे, बच्चे पैदा करे, अपने घर को आबाद करे, खुशियों से भर दे। लेकिन जब ऐसा ना हो तो हर लड़की का दिल टूट जाता है। वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, इसके पास फिर कुछ नहीं बचता। लेकिन मेरी जान, तुम्हारे बाबा ज़िंदा हैं। तुम्हारे हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं अभी ज़िंदा हूँ। बेशक मैं 10 साल खामोश रहा, लेकिन अब बस हो चुकी है। आज तुम्हारी भाभी ने आवाज़ उठाई है, कल कोई और खड़ा हो जाएगा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ऐसा सुनते हुए देखूं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है, तुम्हारा दूसरा निकाह करवाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा शोहर कहाँ चला गया है, कहाँ काम कर रहा है। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता मैं इसे गिरबियान से पकड़ कर ले आता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। इसीलिए मैं मौलवी के पास फतवा लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया हुआ है। मैं अब बिस्मिल्लाह करूँगा, मुझे तुम्हारी इजाज़त दरकार है। बाबा की बात सुनकर मैं फ़ौरन बोली, लेकिन बाबा, मेरे पहले शोहर ने मुझे तलाक नहीं दी, ये निकाह कैसे हो सकता है? अगर वो आ गए तो मैं क्या करूँगी? मेरा निकाह तो बातिल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर बाबा बोले, मैं मौलवी के पास फतवा लेने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। ये कहकर वो खड़े हुए थे और कमरे से चले गए थे। मैं इनसे ये भी पूछ नहीं पाई थी कि बाबा, आप मेरा निकाह किस इंसान से करवा रहे हैं? क्या अब मुझे वो आबाद करेगा या फिर निकाह करके वो भी मुझे आपके घर छोड़ जाएगा? मेरे पास कोई सवाल नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद दनदनाती हुई मेरी भाभी कमरे में दाखिल हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, खुदा तुम्हें गारत करे, मेरी बहन का नसीब छीनने जा रही हो तुम, कभी सुकून नहीं पाओगी। तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारा शोहर इस निकाह के बाद लाजमी आएगा। मेरी दुआ है तुम्हारा निकाह बातिल हो जाए, तुम गुनहगार हो जाओ। निकाह होने के बावजूद इस पर निकाह कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजारोगे? ये रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था, ऐसे कैसे तुम्हारा बाप तुम पर ये रिश्ता करवा सकता है? मैं हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। कौन सा रिश्ता, कौन किस पर वार कर रहा है, ये सब बातें मेरे सर से गुजर रही थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे भाई भी कमरे में आ गए और अपनी बीवी का हाथ थाम कर बोले, यहाँ तमाशा नहीं लगाओ, इसे कुछ नहीं पता, भला वजह क्यों शोर कर रही हो? अगर ये रिश्ता मेरी बहन के नसीब में है तो तुम क्यों वेला मचा रही हो? जबकि मेरी भाभी बोली, ऐसे कैसे ये दूसरा निकाह कर सकती है?
جب پہلے نکاح سے اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی۔ یہ رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا، میری بہن کی شادی ہونی تھی، ایسے کیسے یہ بیچ میں آ سکتی ہے؟ میں کیوں شور نہ کروں؟ اس کو سب پتہ ہے یہ بہت گھنی لڑکی ہے۔ جبکہ میرے بھائی اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر تم 5 منٹ سے پہلے یہاں سے نہیں نکلی، خدا کی قسم تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تمہیں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، چلو ہو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ انہیں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا نکاح 10 سال پہلے ایک شخص سے کیا گیا تھا جو بڑے خاندان کا انسان تھا، لیکن نکاح کے بعد ان لوگوں نے رخصتی نہیں لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکا پہلے باہر ملک جائے گا، کما کر واپس آئے گا، پھر ہم آپ کی بیٹی سے اس کی رخصتی کروائیں گے۔ بابا اور بھائی نے کافی اعتراض کیا تھا کہ آپ نے نکاح سے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی، مگر وہ لوگ بالکل ہی مکر گئے تھے کہ ہمارا ارادہ شروع سے یہی تھا۔ آپ لوگ اس طرح کی بات اب مت کریں، جو طے ہے وہی طے رہے گا۔ لڑکی کی اگر رخصتی ہو بھی گئی تو کیا فائدہ؟ وہ چھوڑ کر باہر چلے جائے گا اور اکیلی لڑکی رہ جائے گی۔ بہتر ہے جب وہ پراپر طریقے سے پاکستان واپس آ جائے پھر رخصتی کی جائے۔ بابا اور بھائی کو ان کی بات ٹھیک لگی تھی، اسی لیے انہوں نے ہاں کہہ دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ شخص 2 یا 3 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ میرے بابا امی ہر مہینے ان سے بات کر کے میری رخصتی کا پوچھتے تھے کہ آپ لوگ تو بالکل ہی بھول گئے ہیں، رشتے ایسے نہیں چلتے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا بیٹا ہم سے ہی رابطہ نہیں کر رہا، اس کو گئے ہوئے کافی مہینے بیت گئے ہیں مگر اس نے پلٹ کر کبھی فون نہیں کیا۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، میں بھی دعائیں مانگتی تھی کہ ہے رب مصطفیٰ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، میری زندگی کو اس طرح تباہ نہ کرو، مگر یہ باتیں صرف اور صرف باتیں رہ گئی تھی۔ اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ایک 15 سال کی بچی جسے وقت اور صرف خوشیاں ہی نظر آتی ہیں، اس کی زندگی کو اندھیرے سے بھر دیا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وقت اور گزرا تھا اور ٹھیک 3 سال بعد بابا نے ان لوگوں سے 2 ٹوک بات کی تھی کہ آپ لوگ ہمیں صحیح طرح جواب دے دیں کہ آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اور ان لوگوں نے خاموشی سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ ہم نے بھی امید چھوڑ دی ہے۔ اس نے بیرون ملک جا کر ہم سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر وہ رابطہ کر لیتا تو ہم لازمی اس سے جھگڑا کرتے کہ یہ کیسا طریقہ ہے رشتہ نبھانے کا، مگر وہ رابطہ ہی نہیں کر رہا۔ ہم خود بے بس ہیں، اور اس دن کے بعد میری زندگی میں صرف انتظار لکھ دیا گیا تھا۔ آج میری شادی کو پورے 10 سال بیت گئے تھے، لیکن میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے بابا کو اب میری فکر رہنے لگی تھی کہ میں جوان ہو چکی ہوں، مجھے میرے گھر کا ہو جانا چاہیے، لیکن حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ دنوں سے گھر میں بہت ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ مجھے اڑتی خبر ملی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو بھابھی نے اپنی بہن کے لیے پسند کیا ہے، مگر وہ لوگ بھابھی کی بہن کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے میرے لیے ہی بولا ہے، مگر میں نکاح شدہ تھی، اسی لیے فی الحال بابا اور امی نے انکار کر دیا تھا۔ مگر صبح سے جو ہنگامہ بھابھی نے مچایا ہوا تھا، اس کے جواب میں امی نے بھی ان کی اچھی خاصی کھچائی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابا اب پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے اس رشتے پر دھیان دینے کا سوچا تھا۔ ہمارے ساتھ بھابھی کی بہن بھی رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اگر آج اس رشتے پر تماشا ہوا ہے تو کل کسی اور رشتے پر بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے ابھی ہی کوئی فیصلہ لینا ضروری تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بابا کو گئے ہوئے پورے 2 گھنٹے بیت گئے تھے۔ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہی ہو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر بابا داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ چہرے پر بڑی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ۔ نہ جانے کیوں مجھے انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ میرے نزدیک آئے، محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مولوی نے فتویٰ دے دیا ہے، تمہارے شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ زندہ ہے یا نہیں، اب ہم تمہارا دوسرا نکاح کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے اس نئے رشتے میں خوش رہے گی۔ بابا کی بات سن کر میں بے اختیار بولی، لیکن بابا، اگر میرے شوہر زندہ سلامت ہوئے تو عورت کا نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، میرے لیے گناہ ہو جائے گا۔ وہ بولے، نہیں،
हमें बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है तो तुम्हारा शोहर जिंदा है या नहीं। अगर हमें ज़रा भी इस बात का इल्म होता तो हाँ, तब हम गुनहगार हो सकते थे, लेकिन अभी नहीं है। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर निकाह की तैयारियां करो। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मैंने लड़के से बात कर ली है, वो तुम्हें रुखसत करके ले जाएगा, तुम्हारे संग एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेगा। वो कुंवारा ही है, इससे पहले कभी शादी नहीं हुई। मुझे ऐसा ही रिश्ता अपनी बेटी के लिए चाहिए था। मैं अब लड़के वालों की तरफ जा रहा हूँ। ये मिठाई ली है, तुम्हारी अम्मा और मैं जा रहे हैं। भाभी पीछे से अगर हंगामा करे तो तुम्हें बिल्कुल भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में ही रहना मेरी लाडो। तूने बहुत मुश्किल वक्त देख लिए हैं, अब इसकी खुशियों का वक्त आया है, तो मैं किसी को भी तुम्हारी खुशियों का दुश्मन नहीं बनने दूंगा। ये कहकर मेरे बाबा चले गए थे, जबकि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। औरत की ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द औरत ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती, और ऊपर से वो शख्स आपका महरम बन जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बिल्कुल खामोशी से वॉशरूम गई थी, वज़ू बनाया था और बाहर आकर जयनमाज पर खड़ी हो गई थी। आंखों से आंसू भल भल गिर रहे थे। हर सजदे में मेरी हिचकियाँ बुलंद होती जा रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैंने बारगाह अलाई में हाथ बुलंद किए थे और बेख्तियार सिसकते हुए बोली, है मेरे परवरदिगार, तो मेरी हर गलती को जानता है, मेरी हर नेकी को जानता है मेरे मालिक मौला। कभी अगर मैंने कोई नेकी की है तो इसी का सिला दे दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी, और अगर करूँगी तो तुझे से माफ़ी मांगूंगी, अपनी गलतियों पर झुकूंगी। है मेरे मालिक, मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं है। मेरा दिल मुतमिन कर दे, मुझे सुकून दे दे। मैं भी हर लड़की की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। है मेरे परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दे दे। काफ़ी देर तक मैं अल्लाह की बारगाह में बैठी अपने लिए दुआ मांगती रही थी और फिर खामोशी से जय नमाज लपेट कर किचन की तरफ बढ़ गई थी। सुबह से इस हंगामे के बायस मैंने भी कुछ नहीं खाया था। मैं किचन में दाखिल हुई तो भाभी की बहन खामोशी से खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे देखते ही मुंह बनाकर बोली, न जाने दुनिया में ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं जो दूसरों का हक खाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ बुरा ही होता है। इसकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रही, मगर वो मुसलसल बुड़बुड़ाई जा रही थी। मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए धीमी आवाज़ में बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है आयशा, ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं। तुम्हारी बहन ने कितनी कोशिश की थी तुम्हें पसंद करवाने की, अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही वो चलाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बदसूरत बोलो। अभी अपनी बहन को बुलाकर तुम्हारा दिमाग ठीक करवाती हूँ। ये कहती ही वो किचन से बाहर चली गई थी और किचन में खड़ी होकर बाजी बाजी कह के पुकारने लगी थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरे ही बाप के घर में खड़ी होकर वो मुझे बहुत बुरी तरह सहमने पर मजबूर कर गई थी। चंद लम्हे बाद मेरी भाभी बाहर आ गई थी और अपनी बहन को देखते हुए गुस्से से बोली, क्या मुसीबत आ गई है जो इतना शोर मचा रही हो? 2 घड़ी आंख भी नहीं लगा सकती क्या मैं? जबकि वो फौरन ही मसनूई रोते हुए अपनी बहन के गले से लगी थी और मेरी तरफ इशारा करके बोली, आपकी नंद मुझे बदसूरत बोल रही है। क्या मैं बदसूरत हूँ? बाजी, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं अम्मी बाबा के पास वापस चली जाऊंगी। जबकि मेरी भाभी मुझे देखते हुए बोली, अरे तुम किसके मुँह लग रही हो? जिसका अपना शोहर इसको नहीं देखता और अब निकाह पे निगाह कर रही है। गुनाहगार है ये लड़की, तुम क्यों इसकी बातों का बुरा मानती हो? इसकी तो माशरे में भी कोई इज्जत नहीं है, शोहर के होते हुए इसकी नहीं हो सके। तुम्हें कुछ भी कहने की औकात नहीं है। तुम कंवारी हो और ये एक शादीशुदा औरत, दूर रहो तुम इससे। और बहन, तुम अपनी ज़बान को संभाल लो। अगर इस घर में रहना है तो खुद को कंट्रोल में रखो, वरना इस घर से तुम्हें चलता करने में मुझे कुछ ही वक्त लगेगा। और वैसे भी तुम्हारा बाप तुम्हारा बंदोबस्त बखूबी कर रहा है। बहुत जल्द तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ही बंद कर दूंगी। एक दफ़ा तुम इस घर से निकल तो जाओ। चलो आयशा, ये कहकर वो अपनी बहन का हाथ थामे अपने
پورشن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے میں محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میرے ہی باپ کے گھر میں کھڑی ہو کر وہ دو باہر کی خواتین مجھے ہی اس گھر میں آنے سے منع کر رہی تھی۔ میں سرد مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانا وغیرہ بنا کر میں اپنے کمرے میں آ کر امی بابا کا انتظار کرنے لگی تھی اور اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ واقعی اب میں اس گھر سے اب چلی جاؤں، کیونکہ میں اور بھابھی اب ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب سے ان کی بہن اس گھر میں آئی تھی، میرے سکون کو بالکل ہی غارت کر چکی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً رات کے 8 بجے میرے بابا اور امی گھر واپس آئے تھے۔ میں برآمدے میں ہی بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی طرف بڑھی تھی، مگر ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نہ جانے کیوں مجھے خوفزدہ کر گئی تھی۔ میں نے امی اور بابا کا سلام بھی کیا تھا، مگر وہ دونوں ہی میرا سلام نظر انداز کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جو دونوں اتنا پریشان تھے؟ میں فوراً کچن میں گئی تھی۔ دونوں کے لیے چائے چڑھا کر میں اب اللہ سے دعا مانگنے لگی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جو میری تمام تر امیدوں کو توڑ دے۔ میں واقعی اب اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں میرے لیے سوائے تانے اور طنز کے کچھ نہیں بچا تھا، اور مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں طنز و طعنہ برداشت کرتی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن چکی تھی، جنہیں میں کپ میں ڈالے امی بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو اگلا لمحہ مزید پریشان کر دینے والا تھا۔ دونوں ہی سر جوڑے بری طرح رو رہے تھے۔ میری جان پر بنی تھی۔ میں نے فوراً چائے کی ٹرے ایک طرف رکھی تھی اور امی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ آپ دونوں اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو رشتے کی بات کرنے گئے تھے، سب خیریت ہے؟ جب اچانک میری ماں مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، سمجھ نہیں آ رہا خوشی کے آنسو ہے یا اداسی کے۔ ان لوگوں نے کل ہی نکاح کے لیے بولا ہے۔ وہ شادی کے بعد تمہیں اپنے ساتھ بیرون ملک لے جانا چاہتا ہے۔ کچھ وقت تک تمہارے کاغذات تیار ہوں گے، اسی لیے وہ کل ہی نکاح کی رخصتی مانگ رہے ہیں۔ اماں نے بات سن کر میں کچھ دیر تک بول ہی نہیں پائی تھی اور پھر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں کیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی جو بیرون ملک سے تعلق رکھتا ہو؟ میری زندگی پہلے بھی برباد ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتی۔ میری بات سن کر میرے بابا بولے، وہ تمہیں کل ہی رخصت کر کے لے جائے گا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت رئیس ہیں، اچھے گھر کے لوگ ہیں، اور جس سے تمہاری شادی ہم طے کر رہے ہیں اسے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بہت نیک لڑکا ہے۔ بابا کی بات سن کر میں فوراً بولی، جانتے تو آپ لوگ کاشف کو بھی تھے، اس نے بھی دھوکہ دے دیا نا، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ بھی دھوکہ دے دے گا؟ میری بات سن کر بابا بولے، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو انسان کو ایک دفعہ رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح ہمت مت ہارو۔ ہم رشتے کے لیے ہاں بول کر آئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت میں کس طرح کے جذبات ظاہر کروں، خوش ہو جاؤں یا اداس۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں کچھ دیر ابا کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ وہ مجھے میرے ہونے والے شوہر کی چھوٹی چھوٹی خصوصیات بتا رہے تھے۔ وہ کیسا انسان ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، شادی کے بعد اس کا تمہیں لے کر کیا ارادہ ہے؟ جب میں صرف ہاں ہوں میں ہی محض جواب دے رہی تھی، اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں اسی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اور پھر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کل میرا نکاح ہو جانا تھا۔ میں اپنے پہلے شوہر کی قید سے مکمل طور پر رہا ہو جانے والی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ دل و دماغ بالکل بند ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں روئی تھی اور پھر ایک بار پھر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے تھے اور اس سے رو رو کر اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی کہ ہے اللہ، میرے پروردگار، کل میری زندگی کا پہلا پڑاؤ شروع ہونے والا ہے۔ میرے اللہ، جو میرے ماضی میں ہو چکا ہے وہ حال میں نہ ہو۔ میرا شوہر چاہنے والا ہو،
मुझे ज़िंदगी और आखिरत दोनों की खुशियाँ दे। जा मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर बर्बाद नहीं करना। मैं दोबारा अपने भाई के दर पर नहीं आना चाहती। रोते रोते मैं कब सजदे में गई और वहीं पर गहरी नींद में सो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला था। सुबह मेरी आंख अम्मी के दरवाज़ा खटखटाने पर खुली थी। मैं फ़ौरन ही हड़बड़ा कर जाग गई थी। दरवाज़ा खोला तो अम्मी सामने एक लिबास लिए खड़ी थी। वो अंदर दाखिल हुई थी और मेरे सामने मेरे निकाह का जोड़ा रखते हुए बोली, सुबह सुबह तुम्हारे होने वाले घर से 2 मुलाजमा आई थी। तुम्हारे निकाह का जोड़ा, चप्पल, ज्वेलरी वगैरह देकर गई हैं। कुछ ही देर में तुम्हें तैयार करने वाली भी आ जाएगी। ये सब तुम्हारे होने वाले शोहर की तरफ से है। तुम इस रिश्ते से खुश होना बेटा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं महज सर हाँ में हिलाकर रह गई थी। न जाने क्यों मुझे 10 साल पहले हुआ पूरा वाक़या याद आ रहा था। मेरी पहली शादी, निकाह के वक्त की खुशी, लोगों का हजूम, ऐसा लगता था जैसे मैं 10 साल पीछे आ गई थी। मगर जो खुशी इस वक्त थी, वो खुशी मुझे बिल्कुल भी अभी महसूस नहीं हो रही थी। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो पीछे छूट रहा है। वक्त और तेज़ी से गुजरा था और दोपहर 2 बजे 2 लड़कियां मुझे तैयार करने मेरे घर आ गई थी। उन्होंने आकर मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई थी। मेरा मैनी क्योर और पेडिक्योर किया था, चेहरे का फेशियल और फिर मेकअप करके मुझे पूरी दुल्हन बनाया था। ऐसा तैयार मैं अपनी पहली शादी पर भी नहीं हुई थी। मुझ पर टूट कर रूप आया था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई चांद का टुकड़ा हूँ। मेरी अम्मी की नज़रें ही मुझसे नहीं हट रही थी। कई बार उन्होंने मेरी नज़र उतारी थी। मुझे खुद हैरानगी हो रही थी, मैं इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हूँ। कुछ ही देर बाद बारात आने का शोर उठ गया था। मुझे लगा था वो 4 आदमी आएंगे, निकाह करेंगे और मुझे ले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो इतने धमाके के साथ बारात लाए थे कि पूरा मोहल्ला ही बाहर खड़ा हो गया था। मेरा सगा भाई मेरी शादी में नहीं बैठ रहा था, मगर वो भी हैरान होकर अपनी छत से बाहर के मनाजर देख रहा था। इन लोगों ने आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा दिया था। ढोल ढमाके, पैसे उड़ाना, इतनी खूबसूरत बारात मैंने ज़िंदगी में अपने लिए कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। इन लोगों का वेलकम हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। कहने को वो लोग बहुत अमीर थे, हमारा वेलकम करना इनके लिए बिल्कुल मामूली था। मगर इन लोगों ने हमारी दी हुई इज्जत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। मेरे दूल्हे ने आगे बढ़कर मेरे बाप को गले से लगाया था और इसी पल इनका हाथ थाम कर बोला था, आपकी शहजादी लेने आया हूँ, लेकिन अपने घर की मलका बनाने। आप परेशान ना होना, आपके जिगर के टुकड़े को सर आंखों पर बैठाऊंगा। जबकि इसके अल्फाज सुनकर न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे मेरे जलते दिल पर ठंडी फुहार पड़ गई हो। फ़ौरन ही निकाह शुरू हुआ। सबसे पहले मौलवी साहब ने कमरे के अंदर आकर मुझसे रजामंदी ली थी और मैं सर झुकाए 3 दफ़ा सच्चे दिल से निकाह कबूल कर लिया था। जो इंसान भरी पंडाल में मेरे बाप से ऐसे कह सकता था कि आपकी शहजादी को मलका बनाऊंगा, ये तय था कि वो वाकई ही मेरा ख्याल रखेगा। इसके बाद जब इसने कबूल है बोला, हमारे घर में शोरगुल मच गया था। इसके साथ आए हुए इसके दोस्त, कज़न, घर वाले, इसकी अपनी बहन, इसका भाई, सब ने बहुत शोर मचाया था। मुबारकबाद की सदा घर में ऐसी गूंज रही थी जैसे ढोल की आवाज़ हो। मेरा दिल अब खुशी से झूमने लगा था। न चाहते हुए भी मेरे होंठों पे खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी। शायद मेरे 10 साल का सब्र आज मुकम्मल हो गया था। निकाह होने के बाद मुझे बाहर लाया गया था। उन्होंने ही सबके दरमियान मेरा घूंघट उठाया था। सब ने ही एक बार फिर शोर मचाया था। मैं शर्म से मरने की दहलीज पर आ गई थी। मुझे इनके बराबर में बिठाकर छोटी छोटी कुछ रस्में अदा की गई थी और फिर रुखसती का शोर उठ गया था। हमने खाने का इंतज़ाम कर लिया था। मेरे बाबा ज़्यादा अमीर नहीं थे, मगर इतना ज़रूर कर सकते थे कि अपनी बेटी की आई हुई बारात को बगैर खाने के जाने ना दें। जितना हो सका था हमने किया था। खाना वगैरह तनावल करने के बाद रुखसती हो गई थी। मुझे बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर वो लोग अपने घर में ले आए थे। घर के अंदर वेलकम मेरा बहुत शानदार तरीके से किया गया था। मेरे शोहर ने एक लम्हा भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। कहीं न कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि मेरा शोहर मुझे इसी तरह प्यार दे। हर लड़की यही चाहती है।
کہ اس کا لائف پارٹنر اسے سر آنکھوں پر بٹھائے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میری ساس نے کچھ خاندانی رسومات ادا کی تھی اور پھر میری نند نے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میں بس اب اللہ سے کمرے میں بیٹھی ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر ظالم نہ ہو، اور کہتے ہیں نا اسلامی کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ بے شک میری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن آج تک میں نے ایسا لمحہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں شرم کے مارے خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ آج میرے نزدیک کوئی آدمی آنے والا تھا۔ کل ہی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ میرے نزدیک بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ وہ میری ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر میرا چہرہ اوپر کر کے بولے، امید کرتا ہوں تم بالکل خیر و عافیت سے ہوگی۔ آج تمہیں پا کر ایسا لگ رہا ہے دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ تمہیں بتا نہیں سکتا آج تمہارا شوہر کس لیول پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے مزید شرم آنے لگی تھی۔ میرا چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا۔ وہ میرے قریب ہوتے ہوئے میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، کیا تم مجھے آج اجازت دوگی؟ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن میں نے سر جھکائے ہاں کہہ دیا تھا۔ یہ ان کا حق تھا اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ میرے شوہر کے تکنے سے کھلی تھی۔ میں بے اختیار جاگ گئی تھی۔ وہ بالکل میرے نزدیک بیٹھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہیں جاگا ہوا دیکھ کر میں بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بیگم؟ اتنا سہم کیوں گئی؟ جبکہ میں ہچکچاہٹ میں بیٹھی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، شاید آپ کو اچانک دیکھا تو ڈر گئی ہوں۔ جلدی اٹھ گئے۔ وہ بولے، تمہارے پہلو میں سویا تھا، نیند کہاں آنی تھی؟ مجھے یہ بتاؤ ناشتے میں کیا کرو گی؟ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، ارے نہیں، آپ کیوں بنائیں گے؟ میں بنا دوں گی۔ شوہر کچن کے کام نہیں کرتے۔ میری بات سن کر انہوں نے بلند بانگ کہکا لگایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے بابا کو بول کر آیا ہوں اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور ملکہ کام کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ آج میرا من نہیں ہے کسی ملازم سے کام کروانے کا۔ آج میں تمہارا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، تو اتنا اسپیشل فیل کروانا چاہتا ہوں کہ تم کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دو۔ ان کی بات سن کر میرے گال تپ اٹھے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی پل شکر کا سجدہ ادا کروں اور اپنے رب کو ڈھیر سارا شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شخص عطا کیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ میرے لیے ناشتہ بنانے چلے گئے تھے اور میں فرصت سے تیار ہونے میں نے آج لال رنگ کا ہی انتخاب کیا تھا۔ رات انہوں نے میرے لباس کی بھی بہت تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم پہ یہ لال رنگ بہت جچ رہا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ مجھ پہ لال رنگ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں بھی کمرے سے باہر جاتی جب اسی پر میرے شوہر میرے لیے کھانا لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں فوراً پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے بولے، زہ نصیب، آج تو آپ قیامت اٹھا رہی ہیں، مجھ غریب کا قتل کرنا ہے کیا؟ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر جھنپ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا تھا۔ میں تھوڑا حیران بھی تھی۔ بے شک یہ گھرانہ کافی ماڈرن تھا، لیکن اصول کے مطابق آج کا ناشتہ مجھے سب کے درمیان کرنا چاہیے تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنے شوہر کو بولا بھی، مگر انہوں نے خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ ناشتے کے بعد بھی میں نے کئی دفعہ ان کو بولا کہ ہم باہر چلتے ہیں، آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہوں گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تم صرف اپنے شوہر پر دھیان دو، تمہیں کسی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی۔ بے شک مجھے سسرال والوں کے ساتھ بھی رہنا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے اپنے شوہر کی فکر کرنی تھی، اسی لیے میں زیادہ کسی پر دھیان دینا چاہتی بھی نہیں تھی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے تیار کروایا تھا اور باہر لے گئے تھے۔ اس درمیان بھی میں نے ان سے بولا کہ ایک دفعہ اپنی والدہ سے ملنے دے دیں۔
मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मुझे लेकर सीधा पासपोर्ट दफ्तर आए थे। इनका कहना था मैं जल्द से जल्द तुम्हारे कागजात मुकम्मल करवाऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर बैरून मुल्क चला जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मेरा दिल थोड़ा परेशान हुआ था, लेकिन शोहर के आगे मैं बिल्कुल बेबस थी, इसीलिए खामोश हो गई थी। वहाँ पर हमें तकरीबन 2 घंटे लगे थे। इनका कहना था हमें तकरीबन यहाँ मज़ीद 2 घंटे ठहरना पड़ेगा, तभी जाकर तमाम कागजात पूरे होंगे। लेकिन न जाने मेरे शोहर ने किसको फ़ोन किया था। उन्होंने महज 1 हफ्ते का बोला था और फिर हम सीधा रेस्टोरेंट चले गए थे। कई दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं इनसे बोलूं, मैं अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। इन लोगों को एक दफ़ा मुत्तमिन करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खुश हूँ, मगर मैं चाहकर भी बोल नहीं पाई थी। जो शख्स मेरी खातिर अपने माँ बाप को नज़रअंदाज कर रहा था, अगर मैं इसके सामने अपने माँ बाप का जिक्र करती तो शायद इसे बुरा लगता, और अगर वो इनकार कर देता तो मेरी जान पर बन आती। इसलिए मैं चुप रही, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि वो शख्स मेरे दिमाग का हाल भी पढ़ लेता है। खाना तनावल करने के बाद इसने मुझे महज इतना ही कहा था, जब कोई बात दिल में हो तो इसे ज़बान पर ले आया करो। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। हम अभी के अभी तुम्हारी अम्मी पापा के पास जाएंगे और इनसे मिलकर आएंगे। तुम इन्हें अच्छी तरह मुतमिन कर सकती हो और इनसे कहना वलीमा हम यहाँ करके ही जाएंगे, क्योंकि वलीमा सुन्नत है और मैं हर सुन्नत अदा करूँगा। वो मुझे लेकर अम्मी पापा के पास आ गए थे। इनसे मिलकर मैं बहुत रोई थी। मेरी माँ ने अलग से मुझसे कई सवालात किए थे, और जब मैंने इन्हें अच्छी तरह मुतमिन कर दिया था तो उन्होंने मेरे शोहर का बहुत शुक्र अदा किया था और इनको इस बात से भी मुतमिन किया था कि मेरे माजी में जो कुछ भी हुआ वो माजी में ही था, हाल में इसका कुछ लेना देना नहीं है। मगर कौन जानता था कि ये सब सिर्फ एक ख्याल है। माजी तो अब सामने आने ही वाला था, जिससे हम बेफिक्र थे। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी और न कभी थम पाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने तमाम मामलात तय कर लिए थे और हम दोनों से मिलकर बैरून मुल्क परवाज कर गए थे। इस दरमियान मैंने अपनी सास से सिर्फ सलाम दुआ ही की थी, क्योंकि मेरे शोहर इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। बैरून मुल्क लैंड करने के बाद वो मुझे सीधा बहुत बड़े घर में ले आए थे। मैं हैरान थी कि यह घर किसका है। इतना बड़ा घर मेरे ससुराल वाला भी नहीं था। मेरा शोहर मेरा हाथ थाम के बोले, ये पूरा घर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है, तुम हो इस घर की मलका। जी कहकर उन्होंने घर की चाबी और कागजात मेरे हाथ में थमाए थे। मैं इन्हें देखते हुए बोली, क्या आप इतने अमीर हैं? मगर आप इतने अमीर हैं तो आपने मुझ जैसी लड़की को अपना हमसफ़र क्यों चुना? मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आप मुझे अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलने देते? कोई और बात है क्या शहजाद? मेरी बात सुनकर वो मेरे नज़दीक आए थे और मेरे माथे पर प्यार करके बोले, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि मैं अपनी मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं बेख्तियार बोली, आपने मुझे कब देखा? मैं तो घर से निकलते हुए भी पर्दा करती हूँ, किसी शादी में जाऊँ तब भी पर्दा करती हूँ, आपने मुझे कहाँ देख लिया? वो हल्का मुस्कुराए थे और मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। खैर छोड़ो, अभी मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ, ये तुम्हारा है और तुम हो इस घर की मलका। ये कहकर वो मुझे पूरे घर का टूर देने लगे, जबकि मैं खुशी खुशी एक एक चीज़ देख रही थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि मैं अपनी कैफियत किसी को बताने के लायक नहीं थी। हम तकरीबन आधे घंटे बाद फारग हुए थे। मेरा बेडरूम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सफ़र की इतनी थकन थी कि बिस्तर पर लेटते ही हम दोनों मियाँ बीवी गहरी नींद सो गए थे। शाम के वक्त मेरी आँख खुली थी और आधा घर में ही खाना खाने का था, मगर उन्होंने हमारे लिए पहले ही टेबल बुक की हुई थी। मैं फुर्सत से तैयार हुई थी। मुझे अपना आप बहुत ही खुशकिस्मत महसूस होता था। एक लड़की की ज़िंदगी अचानक इतनी तब्दील हो जाए, वो खुशी हो गई और मुझे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में आए थे। हम अंदर दाखिल हुए तो स्टाफ मेंबर ने हमारा इस्तकबाल बहुत शानदार अंदाज में किया था। मैं हैरान थी। मेरे शोहर ने धीमी आवाज़ में मुझे बताया था कि ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है।
जबकि मैं खुशी के मारे खिल उठी थी। हम दोनों सीधा एक टेबल पर बैठ गए थे। उन्होंने अच्छा खासा खाना मेरे लिए ऑर्डर किया था, जिसमें से मैं कुछ ही खा पाई थी। खाना खाने के बाद इरादा कुछ देर वॉक करने का था, जब अचानक मेरी नज़र एक कोने पर गई थी और अगला लम्हा मेरी जान निकाल चुका था। मेरे ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा मंजर कभी ज़िंदगी में देख पाऊंगी। सामने कोई और शख्स नहीं बल्कि मेरा साबका शौहर खड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं इस वक्त क्या बोलूं। अभी मैं कुछ करती, इसी पल मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामा था और मुझे देखते हुए बोले, चलें कुलसूम। मैंने सर हाँ में हिलाया और वो मुझे लेकर बाहर आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जज्बात किस तरह जाहिर करूं। इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा शौहर जिंदा है, यानी से निकाह बातिल हो चुका है। मेरा निकाह जायज़ ही नहीं है। जो मैंने वक्त अपने शौहर के साथ गुजारा है वो सब नाजायज़ है। मेरी तबीयत बहुत अजीब होने लगी थी, इसलिए मेरे शौहर मुझे लेकर घर वापस आ गए थे। बेडरूम में वो मेरे नज़दीक आने लगे, मगर मैंने इन्हें रोक दिया था। मैं गुनाह नहीं कर सकती थी। मैं अय्याशी भरी ज़िंदगी की खातर अपनी ज़िंदगी को दो पर नहीं लगा सकती थी। मैंने इन्हें तमाम सच बता दिए थे कि ये निकाह बातिल हो चुका है, मेरा शौहर जिंदा है। इस रेस्टोरेंट में काशिफ मौजूद था, जबकि वो चंदम में खामोश रहे थे और फिर मोबाइल लेकर बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में आई, मुझे देखते हुए बोली, आपको साहब ने नीचे बुलाया है। मैं थोड़ा हैरान हुई थी, मगर फिर खामोशी से नीचे चली गई और अगला लम्हा मज़ीद हैरान कर देने वाला था। एक तरफ काशिफ बैठा हुआ था, जबकि शहजाद टांग पे टांग चढ़ाए बैठे थे। मुझे देखते ही काशिफ खड़ा हो गया था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो कुलसूम, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। मैं जब कहा करके जहाँ आया था तब मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और वो मोहब्बत इतनी शदीद थी कि मैं अपने घर वालों को भी भूल गया था। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कभी वापस नहीं आना चाहता था। मैंने तलाक के कागजात पहले ही भेज दिए हैं, मगर मुझसे एड्रेस गलत हो गया था, जिसकी वजह से तलाक के कागजात तुम तक पहुँच नहीं पाए। तुम्हारा ये निकाह बातिल नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। जबकि मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। दिल की अब फूट फूट कर रो लूँ तो आज काशिफ के मुंह से ऐसे जुमले सुनकर न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हालांकि मैं शहजाद के साथ बहुत खुश थी। काशिफ मुझे अपनी तरफ की तमाम तर कहानी बताकर चला गया था। मैंने अब शहजाद की तरफ देखा था, जो अपनी जगह से खड़ा हुआ था और मुझे देखते हुए बोला, मैं मानता हूँ अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगे। मैंने तुम्हारी तस्वीर काशिफ के पास देखी थी। इतनी मासूम सी लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तुम पर दिल हार गया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं देता था, अपने घर वालों के करीब क्यों नहीं जाने देता था? क्योंकि इन लोगों ने एक वक्त तक मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। मैं जब पाकिस्तान में रहता था वो लोग मुझे बहुत अजियत देते थे, हर छोटी बात पर तकनीद का निशाना बनाना, क्योंकि मैं इनकी सगी औलाद नहीं था। मुझे इन लोगों ने यतीम खाने से लिया था। मगर कहते हैं ना, कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो अपनी किस्मत खुद बना लेता है। मैंने भी अपनी किस्मत बनाई और यहाँ आ गया। पहले रेस्टोरेंट में काम करता था और फिर इसी रेस्टोरेंट का मालिक बन गया था, और अब मेरे यहाँ 10 रेस्टोरेंट हैं। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं रुक नहीं पाया था और अपने घर वापस आ गया। तुम्हारी मालूमात निकाली तो पता चला मेरे पापा तुम्हारे पापा को जानते हैं, और इसी ज़रिए मेरा तुमसे रिश्ता हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी तरफ से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई, जबकि मैं बिना कुछ भी कहे इनके गले लग गई थी और ख़ुद माफ़ी मांगी थी कि बिना मालूमात में के मैंने हमारे निकाह को बातिल करार दे दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ, जबकि उन्होंने कुछ भी कहे बगैर मुझे सीने से लगा लिया था। मैं आज अपने शौहर के साथ बहुत खुश रह रही हूँ। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस दरमियान 2 बच्चों से नवाजा है। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे माँ बाप भी एक दफ़ा मुझे आकर मिल चुके हैं। मेरे भाई की ज़िंदगी भी खुशहाल है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है, कोई आपका नहीं है। आप किसी से मोहब्बत नहीं करें जब तक आपको हकीकी मोहब्बत न मिल जाए। बेशक अल्लाह सब बेहतर करना
جانتا ہے۔